देखते मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि क्या करने का है। एक टाइम ऐसा आया कि बच्चों का एबेकस का क्लास लगाया था तो बच्चे आए बोलते हैं कि पापा टीचर्स ने फी मंगाया है और अगर आप फी दोगे तो ही हम क्लास में जाएंगे, नहीं तो हम क्लास नहीं जाएंगे। तब मेरे को फर्स्ट टाइम मुझसे पानी आया कि अरे अभी क्या होगा मेरा आगे। आपने कोई डील में हाईएस्ट कितना कमाया है? लाइफ में जो भी इंसान को जो चीजें चाहिए रहती है ना, तो घर हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, फार्म हाउस हो गया, दुकान हो गया, फ्लैट हो गया, इन्वेस्टमेंट, आपको जो चाहिए आप इसमें कर सकते हो और मैंने भी किया हुआ है। उद्योग वर्धनी सर को थैंक्स देना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना यूनिक एक सिलेबस चालू किया, पूरे इंडिया में नहीं है किधर। उनके वो सिलेबस से और ये कोर्स डिजाइन करने से मेरी पूरी लाइफ टर्न हो गई। 8 से 10 ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स है जिसमें एक वर्टिकल पे भी कोई काम करे ना तो उसको काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। आपको 20,000 पगार है, 30,000 पगार है, 50,000 पगार है या 60,000 रुपये पगार है, तो 60,000 50,000 भी अगर आपको पगार है तो साल का आपका होता है 6 लाख रुपया। इधर है ना, आप सीखो ये लाइन, समझो, फिर काम करो, मेहनत करो, तो आपको एक डील में 6 लाख मिलेगा और पूरा टाइम बाकी आप रिलैक्स रह सकते हो। इस वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे उद्योग वर्धिनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धंधे की बात ये सीरीज में हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करेंगे जिन्होंने एक बड़ा धंधा बनाया। उन्होंने वो धंधा कैसे बनाया ये भी हम जानेंगे। वो धंधा के इनसाइट्स, सीक्रेट्स ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे सो दैट कल आपको अगर ये बिजनेस बनाना है तो कैसे बनाना है ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिले। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आज जुड़ के। आज हम धंधे की बात के इस एपिसोड में आपका रियल एस्टेट का जर्नी समझना चाहते हैं एंड आपने बेसिकली इसमें बिजनेस कैसे किया एंड ऑफ कोर्स हम समझेंगे कि इस धंधे के इनसाइट्स क्या क्या है। तो स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट, सबसे पहले आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ रियल एस्टेट में, ये जरा बताइए। नमस्ते दोस्तों, मैं राज तलरेजा, नम्रता प्रॉपर्टीज। तो मैं सबसे पहले उद्योग वर्धनी अशोका इंस्टीट्यूट सर को थैंक्स देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना यूनिक एक सिलेबस चालू किया जो पूरे आई थिंक पूरे इंडिया में नहीं है किधर। उनके वो सिलेबस से और ये कोर्स डिज़ाइन करने से मेरी पूरी लाइफ टर्न हो गई। मेरा पंचवटी में खिलौने का छोटा सा दुकान था और सब कुछ सही चल रहा था। मेरा शादी हुआ, 2 बच्चे हुए, घर लिया मैंने और सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक क्या हुआ कि मेरा टूरिस्ट पॉइंट पे मेरा बिजनेस था। तो टूरिस्ट पॉइंट पे वहाँ पे जो सामने जो लग्जरी बसेस लगती थी वो आरटीओ ने वहाँ पे रोकना बंद किया और जो मेरा बिजनेस था वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। टॉयज़ ये बहुत ही लग्जरी आइटम है जो सब कपड़ा, रोटी कपड़ा और सब मकान होने के बाद टॉयज़ का नंबर आता है। तो और मेरा दुकान पंचवटी में, तो वहाँ पे पब्लिक भी वैसी नहीं थी। तो मैं 1 साल भर वेट किया कि चलो अभी कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा, वापस चालू होगी पब्लिक, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और देखते ही देखते मेरे पे मैंने 2 साल वेट किया और देखते देखते मेरे पे 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि क्या करने का अभी। एक टाइम ऐसा आया कि बच्चों का एबेकस का क्लास लगाया था तो बच्चे आए, मेरे को बोल फी भरा था, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का फी भरने का बाकी था। तो बच्चे आए बोलते हैं कि पापा टीचर्स ने फी मंगाया है और अगर आप फी दोगे तो ही हम क्लास में जाएंगे, नहीं तो हम क्लास नहीं जाएंगे। तो सबके सामने हमको बोल दिया। तब मेरे को फर्स्ट टाइम आंखों से पानी आया कि अरे अभी क्या होगा मेरा आगे, क्योंकि बहुत ही ऐसा सिचुएशन डेंजर हो गया था। फिर मैं, मेरा दोस्त है महेंद्र चतुर्मुता CA, मैं उसके पास गया, उसको बोला कि यार उसका पॉलीकार्बोनेट का काम है। तो मैं चल मैं बंडू काम करता हूँ, तेरे पास काम पे लग जाता हूँ। तो उसने बोला कि यार दोस्ती अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, क्या हुआ तेरा इशू में। उसको एक्चुअली सब मालूम ही था। बोला रुक अपन देखते कुछ ना कुछ करते। और उसके 3-4 दिन के बाद उसने मेरे को फ़ोन किया कि पेपर में एक ऐड आया है उद्योग वर्धनी का जिसमें ये कोर्स के बारे में है और उसका एक सेमिनार रखा है सर ने। तो मेरे को फ़ोन किया कि तू बोलता है तेरे दोस्तों ने बहुत पैसे कमाए प्लॉट में, लैंड में। तो दुकान में क्या लोग आते थे, गप्पे मारते थे, स्टोरी सुनाते थे, तो मैं फिर इसकी स्टोरी उसको, उसकी स्टोरी उसको, ऐसा करता था। तो मैं बोला हाँ तो क्या, तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कोर्स है वो अपन करते। तो मैं उसको बोला कि यार महेंद्र तू कर ले, कि अभी उसको क्या बोलो कि मेरे पास फी भरने के पैसे नहीं है, मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, इतने सब गड़बड़ है। तो मेरे को पूछता है कि मेरे को टाइम का प्रॉब्लम है क्या राज। मैं बोला नहीं टाइम का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले, मैं बोला फ़ी कितना है। तो बोले फ़ी मैंने तेरी भर दी, ठीक है। फिर सेमिनार था, सेमिनार में मैं गया, सामने सब दिग्गज बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और सब अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि मैं लोन्स में था, उसके बाद फिर मेरी इंडस्ट्री थी, फिर लोन्स हो गए, फिर मैं रियल एस्टेट कंसल्टिंग में आया और उसके बाद मैंने पूरा लाइफ चेंज हो गई। तो मेरे को लगा ये भी कुछ LML टाइप बिजनेस है कि क्या है, क्योंकि LML इस जापान लाइफ और बाकी सब जो चलते थे ना, तो उसमें सब एक क्लाइंट लाओ, दूसरे क्लाइंट 4 क्लाइंट बनाओ, ये सब जो चलता था। तो मैं बोला, लेकिन बोला यहाँ तो कोई प्रोडक्ट है नहीं बेचने का, ये तो अपने को एजुकेशन देने वाले हैं, चलो करते। और उसमें भी पैसा तो मेरा फ्रेंड लगा रहा था
और वैसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से मैं इस तरफ आया, ये कोर्स अटेंड किया, और उसमें ऐसा था कि मेरे सब दिमाग में इतने सारे सवाल थे। जो भी सर आता था पढ़ाने के लिए तो मेरा हाथ ऊपर हो जाता, क्योंकि मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मेरा 7/12 मतलब क्या, लैंड मतलब क्या, प्लॉट मतलब क्या, वार मीटर, जो भी उसके नॉर्म्स, कुछ भी जीरो नॉलेज था मेरे को। और ज्वाइन किया जब क्लास, फिर जो भी सर आते थे हमको मेंटर्स पढ़ाने के लिए, फिर उनका हाथ उठा के मैं क्वेश्चंस पूछता था, और मेरा लाइन वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो आपने शुरू किया तभी आपका एग्जिस्टिंग खिलौने का बिजनेस बंद करके शुरू किया या पैरेलली दोनों शुरू करते थे? सबसे टफ है ये, एक जो अपनी चालू, जो भी एक भले छोटी है बड़ी, कोई भी लाइन रहे उसको छोड़ के सेकंड इस पे जाना। और वो भी मेरा तभी एज था 42, मतलब 42 के एज में लाइन को डाइवर्ट करके कहीं जाना, ये सबसे बड़ा डिसीजन था मेरा। और उसमें फिर क्या करने का, तो जब कोर्स चालू था उसके 20 डे पे मेरे को एक सीनियर ब्रोकर है, उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर्टी दिखाई दी कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है 580 में 2 प्लॉट देने के, आप देखो। मेरे को जाके दिखा के लेके आए थे। तो फिर मैंने क्या किया, वो एक मैसेज मेरे दोस्त के भाई को भेजा, और वो शाम को 6 बजे मेरे दुकान में आ गए यामा लेके कि राज कि तूने मेरे को मैसेज भेजा ना, दिखा मेरे को किधर है प्रॉपर्टी। अब मैं सोच रहा था, अभी दुकान शाम का टाइम था, थोड़ा सा रश भी था। फिर मैं बगल में जो डॉक्टर साहब थे उनको बोला कि प्लीज़ आप एक 15-20 मिनट रुकिए, मैं जाके आता हूँ। फिर उनको रुकाया और मैं ऐसा फर्स्ट टाइम दुकान छोड़ के गया। हाँ। प्रॉपर्टी दिखाया उनको, बोले कि चल मीटिंग लेते हैं। शाम को वो मीटिंग भी हुआ। मीटिंग में वो उनके रिश्तेदार भी निकले, तो वो मतलब वहाँ पे वो डील मेरा फाइनल हुआ। और वहाँ से मतलब जब कोर्स ज्वाइन किया उसके 20वें दिन से जो मेरे डील चालू हुए, तो आज तक हमेशा कुछ ना कुछ डील्स मस्त चालू रहते। तो सर रियल एस्टेट, आपका तो 2 बच्चे थे, फैमिली था, तो आपको तो एक सस्टेनेबल इनकम, कंटिन्यूस इनकम आना जरूरी भी है क्योंकि फैमिली चलाना है। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में जितने भी लोग आते हैं तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि एक स्टेबल इनकम सोर्स है क्या, स्टेबल बिजनेस है क्या मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम कुछ और भी एक्टिविटी करूँ? आप क्या बताओगे इस पे? तो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स या जो सीनियर लोग थे वो बोलते थे राज, तो दुकान मत छोड़, क्योंकि दुकान ये जो आप बोल रहे हो ना कि एक स्टेबल इनकम आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या नोट किया कि अगर मैं दुकान में बैठता हूँ तो दुकान में मेरा धंधा कितना, 500, 1000, 1,500 रुपये, 1500, 2000 रुपये के लिए। और ये इस तरफ तो जो डील्स के क्वांटम थे 50 लाख, 1 करोड़, ये वो जो, और उसका समझो 1% भी बोलो तो कितना अमाउंट होता है। तो मैं वहाँ बैठूंगा ना, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को एक तरफ होना चाहिए। और फिर ऐसा मैं एक तरफ हो गया। वो भी ऐसा तुरंत नहीं हुआ, उसको आप समझो ना, मेरे को छोड़ने को भी मेरे को 3-4 महीने लगे, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो 20 साल मैंने वहाँ मेहनत किया था, कोई एक दिन तो काम नहीं किया था। टूरिस्ट पॉइंट होने की वजह से मैं क्या करता था, सब एक क्लास जो नए, तभी चाइना का नया मार्केट चालू हुआ था, तो जैसे ही मार्केट में चाइना का कोई भी नया प्रोडक्ट आता तो मेरे दुकान में आता, जो नासिक में दूर दूर तक नहीं था। तो ऐसा मेरा तभी भी गुडविल था। और लेकिन छोटा पैमाना था, 200, 300, 500 रुपए के खिलौने। तो थोड़े से खिलौने में थोड़े महंगे भी लाता था, 1000, 2000, 3000 वाले, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है सर। आपका इतने सालों का नेटवर्क, 20 साल का आपका एक्सपीरियंस थी, मेहनत थी टॉयज के इसमें, और रियल एस्टेट एक फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए, पूरा नया सेगमेंट है। तो ऐसा कुछ चीज है कि जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको यूटिलाइज कर पा रहे हो नए इसमें? नहीं, फिर इस पे तो क्या हुआ कि मैं चांडक सर जब आए और बताने लगे कि ऐसा करो वैसा करो, मैं बोला सर कि आप तो बोलते हो कि लोगों से बात करो, लोगों को बताओ, लेकिन जो मेरे लोग हैं, तो मेरे पास तो 200-500 के खिलौने वाले लोग थे, तो मैं किसको बोलूँ जाके प्रॉपर्टी लो। तभी छोटे से छोटी प्रॉपर्टी की कीमत 300 वाले के प्लॉट की 5000 पकड़ा तो भी 15 लाख 20 लाख रुपए होते थे। तो मैं किसको बताऊँ या किसको दिखाऊँ ऐसा, तो वो भी मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो फिर सर ने बोला कि तू एक काम कर, तू है ना शादी का एल्बम खोल और उसमें देख कि तेरे कौन से फ्रेंड्स ये लाइन में थे, है, या उनके रिश्तेदार, या ऐसा तू देख रियल एस्टेट में कितने लोग इन्वॉल्व है जो तेरे से कनेक्टेड है। और फिर मैंने वो जूने कनेक्ट्स वापस से तैयार किया। एक्चुअली मेरा कनेक्ट से ही ये पूरा बिजनेस मेरा डेवलप हुआ। ये बात आप जो बोल रहे हैं उतना सच है, क्योंकि नए आदमी को डिस्कशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी ये बहुत ही लोग डरते हैं बोलने को कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं है, ये वो, ऐसा वो सब छुपा के रखना चाहते हैं। और कंसल्टेंट के सामने जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कंसल्टेंट बेचारा करेगा क्या। राइट। तो सर आपने ये नई पहचान आपकी कैसे बनाई? जो भी लोग नया इसमें आते हैं, रियल एस्टेट एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर आते हैं, तो शुरुआत में वो हिचकिचाते हैं या शुरुआत में उनको टाइम लगता है ये सब करने के लिए, एंड वो
अलग अलग परसेप्शन उनके दिमाग में होता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपने इसमें आपकी पहचान कैसे बनाई? तो क्या था, मैं गोपसर में बैठता था ना, तो काउंटर के इस तरफ बैठता था, तो मैं सेठ था, मतलब छोटा सेठ था लेकिन सेठ था। और लोग आते थे और बोलते थे कि ये दो वो दो। और अभी ये जो सीन था, इसमें ऐसा था कि अपने को बाहर जाना है, अपने को जाके लोगों को बोलना है कि ये लेते क्या वो लेते क्या, तो वो ईगो का बड़ा ऐसा तकलीफ था। तो चाणक्य सर ने बोला अगर आप ये ईगो करोगे, ऐसा मेरे को बताओ, बोले कि जो इंटरनेशनल कंपनी के लोग हैं वो भी तुम्हारे दरवाजे तक आते हैं ना, तो फिर अगर वो अपना ईगो रखेंगे तो फिर कैसे ये हो सकता है। तो आपको बाहर निकलना है, आपको बाहर निकलना है, सुबह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को बोलना है कि आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, और ऐसा बाहर निकल के जितने भी लोग मिलेंगे सबसे बात करो, सबको बोलो कि मैंने ये कोर्स किया है सर का और अभी मैं रियल एस्टेट में आ गया हूँ, अभी आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी लेने की हो या बेचने की हो तो प्लीज़ मेरे को बोलो। और सबसे खास बात ये है रियल एस्टेट का कि इसमें ना हर आदमी के पास कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है, या तो उसको लेना रहता है या उसके भाई को, उसके फ्रेंड को, कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ देना है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। राइट सर, रियल एस्टेट इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या क्या स्किल सेट जरूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत लोग हैं जो काम करते हैं, मतलब अगर आप कोई पान टपरी पे जाओ वो भी आपको कुछ ना कुछ बताएगा, या आपको किसी से भी आप बात करो, रिक्शा वाले सब लोग एडवाइस करते हैं, बट जो जेन्युइन काम करते हैं, जो डील क्लोज करते हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको स्किल सेट है, वही लोग कर पाते हैं। तो आप जरा इसमें बताइए कि इसे क्या जरूरी स्किल सेट है एक अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए? इसको सबसे जो जवाब है ना, मतलब अगर वन लाइन में बोलने का था ना, तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, जो गीता में लिखा है। तो इन बिटवीन चाणक्य सर हमेशा बोलते थे कि आप लोग है ना किससे भी जुड़ो, जिस पे भी आपकी श्रद्धा है ना उनके साथ में जुड़ो, किसी न किसी को गुरु बनाओ। तो ऐसे मैंने एक सदगुरु बनाए, मतलब सदगुरु भी सामने ऑटोमेटिक आ गए, मैं उनका अनुयायी हो गया। और उसके बाद उन्होंने उधर से जो लेसन नंबर फर्स्ट मिला कि ईमानदारी और सच्चाई और सरलता, तो ये जो छोटा सा वर्ड है इसको मैंने लिया और इसकी ये लेके मैंने काम चालू किया। चाणक्य सर ने तभी कोर्सेज में हमको बोलते थे कि ये लाइन आगे चल के बहुत पैसा मिलेगा और इसमें फिर अपने मन में बहुत सारे ना कपट आ जाएगा कि काला खाओ, ये करो वो करो, ऐसे बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे, दिखेंगे। डील एक भी होता है नहीं, लेकिन दिखते हैं अपने, अपन ऐसा करेंगे, सामने वालों को ऐसा बोलेंगे, अपन ऐसा करेंगे, वो बिल्कुल वो चक्कर में जाना नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल बेकार चक्कर है, उसमें कभी डील भी होता नहीं है, बिल्कुल नाम खराब हो जाता है। मैंने कितने साल तो मैंने अपने विजिटिंग कार्ड भी नहीं बनाए थे, मेरा सिर्फ मैंने ए का काम किया तो ए बी को बोलता था, बी सी को बोलता है, और ऐसा आज तक मेरा काम वैसे ही चलता है कि मैं विजिटिंग कार्ड, वो जब हम कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं तो चाहे वो कंपलसरी देने हैं इसके लिए बनाए थे और देते थे, नहीं तो बिल्कुल उसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी आज तक। और दूसरा था एक क्या कि मैंने ना वो एक बैंक ऑफ इंडिया का MG रोड पे एक ऐसा बड़ा सा बैनर था, उसमें लिखा हुआ था कि यू मेंटेन योर गुडविल, वी आर विथ यू। बैंक का स्लोगन था कि आप आपका गुडविल मेंटेन करो और हम आपके साथ है। तो वो वाला स्लोगन मैंने अपनी लाइफ में ले लिया कि नासिक में अभी क्या था कि मेरे जो पुराने दोस्त थे मेरे को बोलते थे तेरा काम नहीं है लाइन में, तू बहुत सीधा आदमी है, और इधर सब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ है इसके अंदर, आई डोंट नो, मतलब बहुत लोग हैं ऐसा जो जिसमें तू रुक ही नहीं सकेगा ऐसा। लेकिन मैंने वो वाला फॉर्मूला जो लिया और उसमें मैंने क्या किया कि जिससे भी मेरे को डील करना है, आप लोगों के लिए भी एक खास टिप है कि जिससे भी मेरे को डील करना है ना, पहले मैं उसका DNA चेक कर लेता हूँ कि उसने आज के पहले जो डील्स की वो कैसे किए, वो बराबर पूरे किए क्या, किसी को फंसाया क्या, किसी को पेमेंट नहीं दिया, ऐसा कुछ किया क्या। अगर मेरे को एक भी ऐसा ये मिल जाता था ना कि इसने ऐसा ऐसा किया है, तो मैं वो टेबल पे गया ही नहीं। आज भी मैं, अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही मैं लिमिटेड लोगों के साथ में काम करता हूँ, मतलब जो भी बिल्डर्स डेवलपर्स जिसने अपना गुडविल बना के रखा हुआ है ना, क्योंकि ब्रोकरेज लाइन जो है ना वो देखा जाए ना तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन सामने जब ब्रोकरेज देने की बारी आती है ना तो हर किसी के मन में आता है कि यार इसने किया क्या, लेकिन उनको वो सब बाद में समझ में आता है। जब तक क्लाइंट नहीं रहता तब तक तो पीछे पड़े रहते कि बॉस गिराक दे ऐसा। तो अपना पोजीशन रखने के लिए अपने को सब बहुत मेहनत है इस बिजनेस में, एंड वो ब्रोकरेज देने की बारी आती है तो लगता है यार ये तो 5 मिनट का कन्वर्सेशन है, इसमें मैं क्यों आपको दूं। बट ऑफ कोर्स आप थोड़ा भी बताइए मेहनत क्या क्या होती है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पीछे, मतलब और कितने डील के बाद एक डील क्रैक होते हैं। मतलब आप ऑफ कोर्स आप 50 डील दिखाओगे, 50 जगह दिखाओगे, तब जाके आपके कुछ डील क्लोज होते हैं, तो आप वो सबकी मेहनत आपके एक डील में लग जाती है। तो आप जरा बताइए कि क्या क्या मेहनत होती है इस इंडस्ट्री में। तो जो स्टार्ट के दिन थे ना, तो तभी अलग स्टोरी थी, बीच का टाइम अलग था और अभी एकदम ही अलग है। तो स्टार्ट के दिनों में मैं क्या करता था कि सपोज कोई मैंने डील बिठाया,
डील बिठाने के बाद तो उसका पूरा 30 साल का रिकॉर्ड निकालने को मैं खुद चले जाता था। उसका पूरा रिकॉर्ड निकालो, एडवोकेट को दो, उसमें स्टडी करो, खुद स्टडी करो, 7 बार देखो, नोन देखो, कैसा निकालते कैसा देखते, वो सब करते करते मैंने उसका काफ़ी स्टडी किया। तो उससे मेरे बहुत अच्छे कनेक्ट्स बन गए, तलाटी ऑफिस में, रिकॉर्ड रूम में, हर जगह मेरे खर्चा जो बायर सेलर है उनका रहता था। मैं सिर्फ अपना, जो कि कोई करता नहीं है, सब लोग क्या करते हैं कि वो बोलते थे कि आप देखो अभी हमने सिर्फ डील बिठा दिया। जो आम ब्रोकर्स क्या करते कि लोगों को बिठा देते, सामने सामने करा देते और अपन पीछे हट जाते। मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरे को इसमें अगर जाना है तो मेरे को इसमें थोड़ा नॉलेज लेना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या रहता है। फिर ऐसा मैंने खुद होके, जो मेरा जॉब नहीं था ना वो भी मैं खुद करता था। मैं बैंक में जाके वो फ्रैंकिंग करना, तो मैं जाके उनके पैसे जाके फ्रैंकिंग करता था। नाम लगाने के लिए मैं खुद चले जाता था। काम मेरे नहीं थे ना, वो भी मैंने अपने ले मैं सीखता गया कि रिकॉर्ड कैसा निकलता है, ये क्या रहता है, सब उसका डिटेल्स। वो पहले वाले फेज में। फिर बीच वाले फेज में मैंने क्या किया, फिर लोग अपॉइंट कर दिए कि जो मास्टर है ना वो चीज़ का उसको दे देने का काम, पैसे दे देने के, और चले जाता था। अभी जो फर्स्ट काम मैंने किया था तो मेरे को मालूम था कितने पैसे लगते हैं, इसलिए फिर मेरे से कोई ज़्यादा पैसे मांग नहीं सकता था कि उसको मालूम था कि इसको सब मालूम है करके। और आज की तारीख में तो इतना सॉफ्ट हो गया मेरा काम कि अभी मेरे को जैसे एमडी डॉक्टर रहते हैं ना, वो क्या करता है, वो सारा टेबल लग जाता है, वो बाद में आता है, ऑपरेशन करता है और चले जाता है। तो आज की तारीख में मेरा अभी ऐसा काम हो गया है कि मैं सिर्फ जब दोनों पार्टीज को, उसने मुझे बोला प्रॉपर्टी देने की, इनको बोला इनको लेने की, उनको दोनों को दिखा देने के बाद पसंद करा देने का, और रेट में ना मैं ही पहले फाइनल कर देता हूँ कि ये रेट ठीक नहीं है, ये रेट तक अपने को लेना चाहिए, और उनको बोलता हूँ आपको ये रेट में दे देना चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा है। तो मेरे मीटिंग्स में कभी कोई निगोशिएशन नहीं रहते हैं। आप सामने बैठो, चाय पियो, एक दूसरे से मिलो, सारे टर्म्स कंडीशन में ऑलरेडी दोनों को डिक्टेट कर चुका रहता हूँ, लिख लेता हूँ, और बस वो मेरा फर्स्ट उधर मीटिंग, टोकन दिया, पेपर नोटिस के लिए, फिर वो फाइल मेरा ऑफिस का आदमी जाएगा, फाइल लेगा, एडवोकेट को देगा, टाइटल की नोटिस बनेगी, सिग्नेचर होके आ जाएगी। जब फाइनल सेल डीड होगा तब मैं जाके खड़ा रहूँगा। तो ये मेरा स्टाइल हो गया है काम करने का। यस सर, कितने साल लगे ये स्टेज पे आने के लिए? करीब 13 साल लगे मेरे को स्टेज। ओके सर, इस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। मतलब इसमें प्लॉट्स आ गए, फार्म, एग्रीकल्चर प्लॉट, एग्री, नॉन एग्री, सारी चीज़ें आ गई, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, सोल सेलिंग, बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, वेयर हाउसिंग भी आया है। तो आप क्या क्या सेगमेंट्स है, थोड़ा आप जरा विस्तार में बताइए। इसमें रियल एस्टेट में 8 से 10 ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स है, जिसमें एक वर्टिकल पे भी कोई काम करे ना तो उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। पैसा मिल सकता है तो मैं एक उसमें बताना चाहूँगा कि आपको 20,000 पगार है, 30,000 पगार है, 50,000 पगार है या 60,000 रुपये पगार है, तो 60,000 50,000 भी अगर आपके पास पगार है तो साल का आपका होता है 6 लाख रुपया। इधर है ना, आप सीखो ये लाइन, समझो, उस पर काम करो, मेहनत करो, तो आपको एक डील में 6 लाख मिलेगा और पूरा टाइम बाकी आप रिलैक्स रह सकते हो। मतलब इसकी जैसी तो कोई प्यारी लाइन है ही नहीं, मैं बोलूँगा। अपने लाइन के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते नहीं खूब त्रास है, खूब हंस है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर, मतलब चाणक्य सर को, जो मेरे को उन्होंने हमको ऐसी प्यारी लाइन दिया, तो मैं सोचता हूँ कि ये रिटर्न्स उनको मेरी तरफ से ये है कि और लोग आवे, क्योंकि इसमें कंपटीशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है, जितना चाहिए उतना काम कर सकते। इसमें वर्टिकल्स में जो अभी अपनी बात चल रही थी, तो इसमें फ्लैट्स है, कमर्शियल्स है, उसके बाद फ्लैट्स और कमर्शियल का रेंटल है, ये 3 वर्टिकल्स हो गए। फिर आपका इंडस्ट्रियल है, फिर आपका वेयर हाउसिंग है, फिर इसका वापस इसका भी रेंटिंग का जो अलग एक डिपार्टमेंट, मतलब एक है जो पूरा इसका रेंटिंग का काम करता है, एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस प्लॉट्स है, ऐसे 8 से 10 वर्टिकल्स है। सोल सेलिंग खुद अभी एक नया जो मैंने खुद चालू किया, सोल सेलिंग, वो एक वर्टिकल है। तो इसमें 8 से 10 वर्टिकल्स है, उसमें आप मास्टरी बना लो और उसमें फिर पूरा अपना नॉलेज और अपना पूरा डेडिकेशन दे दो, तो एक ही लाइन में आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो सर, आप 2 चीज़ें आपने बताई, एक तो आप एक वर्टिकल चूज करो और दूसरा एक आपका एरिया भी डिफाइन करो, कहाँ पे काम करना चाहिए। जो लोग नए आते हैं तो वो पूरा स्कैटर्ड रहते हैं, वो उनको सब जगह अपॉर्चुनिटी दिखता है, वो फ्लैट के डील में भी जाएंगे और प्लॉट में भी जाएंगे, एंड वो एक के भी माहिर नहीं बन पाते, एक में भी कमांड नहीं बना पाते हैं। तो कैसे आप क्या सलाह दोगे इस चीज़ों पर? तो अभी इसमें कैसा है, ये कोर्स करने के बाद आप खुद का देखो कि आपकी स्किल और आप में कितनी ताकत है, कि आपका जो सबसे पहले तो ना आपको किधर लगती है, किधर आपको मजा आता है। जैसे मैंने अभी इतना सब करते करते आया ना, तो जो रितेश है ABH वाला, वो मेरा फ्रेंड है, मेंटर है, तो मैंने ऐसे पूछा उसको कि यार अभी मैं थक गया, कितना दिन मैं ब्रॉडकास्ट करूँ ना, अभी हो गया, तो मेरे को बोलता है पागल है क्या,
हम लोग उल्टा सोच रहे हैं कंसल्टिंग लाइन चालू करने का, क्योंकि कंसल्टिंग ये जो लाइन है ना ये इतनी वास्ट है जिसका कोई हिसाब नहीं। और खुद का काम चालू करने में तू क्या करेगा, 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट, इससे ज़्यादा क्या कर पाएगा। और उसमें जो हेडेक्स है वो और अलग लाइन है। तेरे को ना हाथ को मैल है ना पैर को मैल है और पैसा मिलता है तेरे को, तो तू बिल्कुल सोच मत। पहले क्या था ना कि ब्रोकर को ना वैल्यू कम रहते थे, मतलब ऐसे थोड़ा कम समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ और ये कोर्स होने के बाद चाणक्य सर का, इसको वैल्यू आ गई है। मतलब अभी हम ना रियल्टर्स है, कंसल्टेंट्स है, अभी हमारी वैल्यू, अभी लोग हमको बुला के पूछते हैं। अभी एक बड़ा बिल्डर है, वो मेरे को लेके गया तिड़के कॉलोनी में, उसने मेरे को एक प्लॉट दिखा, मेरे को पूछता कि राज क्या बोलता है तू, तेरा विजन क्या बोलता है, यहाँ पे मैं क्या बनाऊँ, फ्लैट बनाओ या शॉप्स कमर्शियल बनाओ, तेरा क्या मन बोलता है ऐसा। तो आप क्या करो कि एक चीज़ में अपनी मास्टरी कर लो, कोई भी जो भी वर्टिकल आपको पसंद आता है वर्टिकल में मेहनत करो, काम करो और उसमें अपनी मास्टरी कर लो, उसके बाद फिर लाइन लग जाती है लोगों की। एंड बहुत पोटेंशियल है अभी एनारॉक जैसी इंडस्ट्री जो प्योरली कंसल्टिंग एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को गाइडेंस देती है कैसे करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है आप कंसल्टिंग में एंड आई थिंक रिलेटिवली कम रिस्क है। अगर आप बिल्डरशिप में जाते हो तो प्रोबेबली रिस्क ज़्यादा है। ऑफ कोर्स दोनों इंडस्ट्री के प्रोज एंड कॉन्स है। अगला क्वेश्चन सर मुझे ये जानना है आपके पर्सनल लेवल पे कि आपने कोई डील में हाईएस्ट कितना कमाया है। लाइफ में जो भी इंसान को जो चीज़ें चाहिए रहती है ना, जो आपका घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, फार्म हाउस हो गया, दुकान हो गया, फ्लैट हो गया, इन्वेस्टमेंट, आपको जो चाहिए आप इसमें कर सकते हो और मैंने भी किया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को है ना अर्निंग पोटेंशियल नहीं पता है इसका, तो आप जस्ट एक पर्सपेक्टिव दीजिए। एग्जैक्टली नहीं आपका नहीं किसी और का किस्सा बताइए, बट अर्निंग पोटेंशियल क्या क्या हो सकता है। तो मैं विद एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप देखो इंडस्ट्रियल लेआउट है, यहाँ इंडस्ट्री है और वो 10 करोड़ की है जो बेचने को है, और उसमें से अगर आपको 2% दोनों में या 1% एक तरफ से 2% मिल रहा है, तो आपको एक ही डील में पैसे कितने मिल रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे ना तो 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इसको वैल्यू नहीं रही है ना। मुझे प्रॉपर्टी, सपोज किसी का फोन आता है कि मेरे पास 50 लाख है 1 करोड़, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं इसको क्या दिखाऊं। लैंड के कॉस्ट इतने बढ़ गए तो उसके सामने ये क्वांटम बढ़ गया और उसके सामने फिर कमीशन आ गए उसको, तो कमीशन का भी स्वरूप वो इतना बड़ा हो गया। मतलब मैं जब गोपसन में बैठता था ना तो वहाँ पे दिलीप भाई पंचवानी हमारे मेंटर मेरे पापा के दोस्त थे, वो आते थे, मैं उनको बोलता था, वो ऐसे इनोवा में ड्राइवर लेके आते थे, मस्त मेरे से खिलौने लेते थे उनके पोती के लिए ये वो, तो मैं बोलता था अंकल मेरे को भी घुसा नहीं लाइन में, मेरे को भी घुसा नहीं लाइन में। बोलते नहीं बेटा तू कितना कमाता है, इतना तू ठीक है। और फिर जब बीच में एक बार जो मार्केट बूम हुआ था, फिर वो मैंने बोला उनको, तो बोला कि हाँ तू अभी आ जा। लेकिन तभी मेरा दुकान चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा नहीं था। लेकिन फिर वो इंसिडेंस हुआ, इसके लिए फिर मैं आया। तो ये लाइन है तो एकदम गजब लाइन है। इसमें तो और इतना है ना कि पूरा समुद्र है जिसमें जितनी ताकत है उतना पैसा इसमें से आप खींच सकते हो, ले सकते हो। और मैं तो भी लिमिटेड काम करता हूँ। अभी कैसा हो गया, फिर 42 में आने के बाद अभी 52 तक जितनी जरूरत थी भागा, फिर अभी थोड़ा पीछे मतलब ठीक हो गया। अभी वापस कंफर्ट जोन में आ गया मैं कि अभी चल रहा है ना, सब अच्छे से चल रहा है ना। वो जो आपने पहला सवाल किया था कि रिकरिंग अपना हर महीने का सब कुछ सिस्टम्स मैंने लगा दिए। अभी मेरे को ऐसा कोई काम नहीं है कि कुछ मेरे को मेहनत करना जरूरी है। अभी मैं काम करता हूँ, शौक से करता हूँ, और उसमें भी मैंने सिलेक्टेड ही काम करता हूँ। बड़े काम है तो ही करता हूँ, छोटे काम में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट लेता नहीं। और रेंटल तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाता हूँ। वो सब आप भी कर सकते हैं। मतलब सब जैसे लोग आगे बढ़ेंगे ना, इसमें स्टार्ट में इतना जो मैं अभी इतना प्यार से और इतना सॉफ्टली सब बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ ऐसा और इतना पैसा, लेकिन ये जो स्टार्ट के जो दिन रहते हैं ना, जब पहला साल दूसरा साल, उसमें ना आपकी बहुत मेहनत रहती है। उसमें अपने को खर्चने का नहीं है। अगर उसमें आप खचक गए ना कि नहीं यार बहुत मेहनत है, हो नहीं रहे बहुत, जैसा आपने बोला था कि कितने डील्स दिखाने के बाद डील होता है, तो सही बात है। कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत स्टार्ट के दिनों में। अभी मेरा ऐसा है कि वो अर्जुन के वो क्या था, पोपट की आंख को देखो और उसको ही शूट करो। अभी वो सब होता है, लेकिन स्टार्ट के दिनों में तो सर बोलते थे कि भागो, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है तभी मेरे 2 व्हीलर थी एक्टिवा सेकंड हैंड, उसमें पेट्रोल डालो और आपका मोबाइल रिचार्ज करो और भागो। तो बस वो भागते इतना भागा। तभी तो डिजिटल भी नहीं था, गूगल मैप नहीं था, कुछ नहीं था। तो हर जगह खुद जाओ, खुद देखो, खुद R&D करो। उसके बाद कुरियर का काम, अभी तो सब आपका डिजिटल पहुंच जाता है, PDF में डाल दो, सब पेपर्स को। पहले तो एक काम के लिए इतनी मेहनत रहती थी ना कि पूछो मत। लेकिन मैं उसको मजे से लेता था, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। आप समझो
कि मेरे पास दूसरा चारा नहीं था, मेरे को पैसे की सख्त जरूरत थी, मेरा दुकान का माल कम कम होते गया था, तो जिनके पैसे लिए हुए थे वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि पैसे दे, तो मेरे को करो या मरो का सीन था। Right. अगला मुझे ये जानना है कि डिजिटल सब हो रहा है, तो डिजिटल एक थ्रेड भी है और डिजिटल एक आपको टूल भी है, मतलब आप इसका अच्छा इस्तेमाल करके आपका काम इजी भी कर सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी से, गूगल मैप से या ऑनलाइन आप 7/12 सब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आए कि जहाँ पे बायर एंड सेलर डायरेक्टली एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब nobroker.com जैसे है। तो आपका क्या इस पे कहना है? तो पहला वाला लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल आया है आज से एक कुछ साल पहले की बात है। एक्सप्रेशन में समझो आज से 8 साल पहले एक कन्वेंशन था, उसमें एक ये आया था, एक टेक्नोलॉजी वाला आदमी, और उसने आके बोला था कि एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल से वो हमको समझाना चाहता था कि आप भी डिजिटल वापरो ऐसा। तो उसका एग्जांपल ऐसा था, वो मेरे को बहुत दिमाग में सेट हो गया। तो एग्जांपल ऐसा था, वो बोलता है कि बॉम्बे में रूटीन लोग अपने अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरते हैं, सामने उनके टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, और टैक्सी में बैठते हैं और अपने काम पे जाते हैं। ऐसे सालों से चलते आ रहा है। अभी उसके बाद उबर आ गया, ओला आ गया, उबर आ गया। ओला उबर आने के बाद क्या हुआ कि वो ऊपर से ही बुक कर लेता है बंदा, नीचे आता है, उसका गाड़ी आके खड़ा होता है, वो उसमें बैठता है। अच्छी गाड़ी, साफ सुथरी गाड़ी, साफ ड्राइवर, एकदम टकाटक मस्त, पेपर पड़ा है, पानी पड़ा है, और उसमें वो चले जाता है। उधर टैक्सी वाले को लगता है ये लोग अभी काम नहीं कर रहे, जबकि ऐसा नहीं है। धंधा, कोई भी धंधा दो, कोई भी बिजनेस दो, कभी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ते ही रहता है। लेकिन हम नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए उनके बिजनेस के साथ आगे चलते नहीं है। और ऐसा करके वो बेचारा टैक्सी वाला, उसका लाइन कम 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 होते वो गुम हो जाते हैं। तो ऐसा तुम मत करो, तो तुम भी टेक्नोलॉजी को अपनाओ। तो एस्टेट कंसल्टिंग के लिए वो बोल रहा था, तभी उसने एक ऐप बनाया था। तो उसको ऐप बेस्ट नहीं था, लेकिन उसने ऐप मार्केटिंग नहीं की, उसने ये सब डेटा दिया और बाद में बोला कि मेरे पास ये ऐप है, आप ये ऐप लोगे तो आपका ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी से भी दोस्ती करो। टेक्नोलॉजी को जितना आप, आज टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत आ गई है ना कि आप इधर बैठ के दुबई के आदमी को लंदन की प्रॉपर्टी बेच सकते हो, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा। इजी है बहुत। आजकल क्या हो गया ना, ग्लोबल विलेज हो गया है टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की वजह से पूरा ग्लोबल विलेज हो गया है। और हम हिंदुस्तानी की खासियत क्या है कि हम बहुत डेडिकेशन से और ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो सबको अपने पे बहुत विश्वास है। तो मैं तो बोलूँगा कि अभी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, जितना चाहिए उतना आप काम कर सकते हो। अभी जैसा आपने पूछा कि ये broker.com और बाकी के जो जितने भी पोर्टल्स है, अरे वो पोर्टल्स है तो आप उसका फायदा लो ना। वहाँ पे ब्रोकर्स ने भी प्रॉपर्टी अपने रखी हुई है, तो जो ओनर्स है उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है। तो आप जाओ, वो प्रॉपर्टीज का पूरा डेटा निकालो, डेटा निकाल के अपने पास सेव करो, और उसमें देखो आपके पास कौन सा टाइप का कस्टमर आ रहा है, आप उसको मैच करके दो। इसको बात करो कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा ब्रोकरेज लगेगा। आप इधर बैठ के पुणे की प्रॉपर्टी बेचो, इधर बैठ के बॉम्बे की प्रॉपर्टी बेचो, कोई बड़ी बात रही नहीं है। और ये लाइन में पैसा कमाना। और दूसरा, ये जो आप बोले nobroker.com है, तो उसमें आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी ये अलग चीज है। इसमें ना बाकी सब बिजनेस में डर है कि उनका धंधा गुम हो जाएगा। मतलब अभी जैसा ऑनलाइन जो भी सब चीजें आ रही है, तो किराना वालों को बोलो, कपड़े वालों को बोलो, इलेक्ट्रॉनिक वालों को धक्का है। हमारी लाइन को धक्का क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें ना पैसा इन्वॉल्व है, इसमें इमोशन इन्वॉल्व है। तो ये एक दूसरे पे कैसा भरोसा करेंगे? एक आदमी बीच में बहुत लगता ही है। मेरे कुछ इन्वेस्टर्स है, वो क्या करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये मेरे को बेचने की है, तो तू बेच इसको, और वो मेरे को मैंडेट दे देते कि तू ही बेच। एथिक्स और ईमानदारी रखी ना, तो मेरे को लगता है पूरा यूनिवर्स अपने को हेल्प करता है। मतलब आपने तो नो ब्रोकर से ओनली ब्रोकर खोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि डील करना है तो सिर्फ ब्रोकर के साथ ही करो। तो ओनली broker.com ऐसा डोमेन ले लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली मस्त बात है यार। और ये जैसा आप अभी सलाह दे रहे हो ना, ऐसा लर्निंग का नेचर है ना, हमेशा रखना चाहिए। कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मेरे को मालूम। हमारे जो मेंटर है वो मेरे को बोलते हैं कि मालूम है ना, तो भी चुप बैठो, क्योंकि वो है ना अलग एंगल से कुछ और वही बात अलग एंगल से बोलेगा, तो आपको एक नया पैन ये खुल जाएगा कि अरे बॉस, हाँ ऐसा भी सोचने का ऐसा। तो सीखने की हमेशा खिड़की खुली रखो, सीखते रहो। सीखने के बाद, समझने के बाद उस पर चलो। सिर्फ सीख के भी फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज किया, फिर बाद में बोलते थे यार हमारा तो हुआ ही नहीं है। तो कैसा होगा? अगर आप डेडिकेशन नहीं दोगे और उस पर चलोगे नहीं, तो कुछ डील होगी नहीं आपके ऐसे। आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी कि आपका नजरिया, आपका माइंडसेट कैसा है। मतलब अभी आपने टेक्नोलॉजी का भी आपने बताया कि नो ब्रोकर का आप इस्तेमाल करो, आप और डील्स ढूंढो, आप बैठे बैठे आप ऑल ओवर इंडिया के डील्स कर सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है।
तो ऐसे क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है, या ऐसे क्या क्या पर्सनालिटी स्किल्स जरूरी है, क्या लगता है आपको एज अ कंसल्टेंट? उसमें तो सबसे वापस पहली बात आती है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो सबसे पहले रहेगी और हर 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 चैप्टर में रहेगी। वो रही ना तो उसके पीछे, जैसे मेरा जो एक इन्वेस्टर है वो डील कर रहा था, डील हुआ नहीं उसका, कोई दूसरे ब्रोकर्स के थ्रू मेरे को फिर उसका मतलब मैं बाद में मिला, मैं बोलता यार आज यार तू रहना चाहिए था उसके अंदर। मैं क्या हुआ? अरे बोले उसको जमा ही नहीं डील करने का, तू रहता ना तो। मेरा नेचर कैसा है कि थोड़ा फोर्स करो, दोनों तरफ से फोर्स करके कैसा बिठाने का, पहले ना खुद समझो चीज़ को, समझने के बाद दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बात ध्यान में रखते हुए ना वो डील कैसा थ्रू आउट करने का ना वो देखना चाहिए। एक है ना सीए का डील था, तो सीए का नेचर बहुत खड़ूस था, मेरे को मालूम था उसका नेचर खड़ूस है, और उसको क्या कलर पसंद है ना, फिर वो कलर की मैं शर्ट पहन के गया था, वो कलर से उससे मतलब वो मैंने बाद में सोचा यार मैंने क्या भारी काम किया ऐसा कि उसको जो पसंद आवे, उसको जो पसंद आवे और उसके हिसाब से उसका डील कैसे बैठ सके बराबर, क्योंकि वो उसके साथ में डील करना, सब लोग बोलते हैं कि इसके साथ में डील करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरा डील एकदम सॉफ्टली एकदम मस्त हो गया। तो जो अपना रहन सहन भी है ना, अपना कपड़े, अपने लते, अपने हेयर कटिंग, शू पॉलिश, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इस पर भी अपने को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जिसके पास भी जा रहे हैं ना वो सब हाई ग्रेड लोग हैं, तो उनके साथ जा रहे हो तो अगर आप कैजुअल जाओगे ना तो उसकी मजा नहीं आएगी, वो भी एक अपने को ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि मीठा रहना, मीठा बात करना चाहिए, सिर्फ मीठा मुंह से बात ना करते हुए दिल से भी अपन साफ रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम भले मुंह से कितना भी प्यार से बात करेंगे, सॉफ्ट बात करेंगे, लेकिन अगर अपने दिमाग में दिल के अंदर खोट है तो अपने पास यूनिवर्स ने ना अपने सबके अंदर एक ऐसा सॉफ्ट बॉक्स दे के रखा हुआ है कि उसको मालूम पड़ जाता है कि क्या है, भले मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन इसके अंदर क्या है, कुदरती बात है वो। तो जितना अपन सरल सॉफ्ट रहेंगे ना और सच बोलेंगे ना, तो मैं आपको बोलता हूँ आज तक मतलब मेरी लाइफ में आज तक कभी कोई अड़चन नहीं आया, क्योंकि मेरे पास दूसरा कुछ बोलने को रहता नहीं, जो रहता है सीधा सीधा जो बात रहती है वो सीधी सीधी बात मैं पहुंचा देता हूँ। अगला है कि अभी आपने बताया क्लाइंट क्रैकिंग के कुछ आपने चीजें बताई कि आपका कपड़ा, बिहेवियर, आपका ये सब चीजें जरूरी है, थोड़ा निगोशिएशन स्किल्स पे बताइए ना, क्या निगोशिएट कैसे करते हैं? निगोशिएशंस ये तो एक खुद ही बड़ा आर्ट है। अभी उसमें क्या है ना कि हम हैं सिंधी लोग और मेरा खिलौने का दुकान था, और उसमें भी खिलौने का दुकान मतलब सबसे ज़्यादा निगोशिएशंस वाला बिजनेस रहता है। तो वही फॉर्मूला मैंने इधर भी लगाया। इधर कैसा है कि मैं प्रॉपर्टीज कोई भी देखने जाता हूँ ना, सपोज किसी ने भी कोई भी प्रॉपर्टी मेरे को दिखे, फिर वो ओनर हो या ब्रोकर हो, तो वो मैं ऐसा सोचता था कि ये प्रॉपर्टी मेरे को लेने की है तो इसका रेट रिजनेबल है क्या, ये जो कोट कर रहा है, अगर नहीं है तो मैं उसको काउंटर पे बोलता था कि बॉस ये रेट रिजनेबल नहीं है, इतने में ये बिकेगी नहीं, मेहनत करना बेकार है। तो आधा निगोशिएशन तो वहाँ पे डल हो गया। तो उसके बाद हम कंसल्टेंट लोगों का खासियत क्या रहता है, हमको ऊपर से दोनों दिखते हैं, बायर भी दिखता है, सेलर भी दिखता है, किसको कितनी जरूरत है, सेलर को जरूरत है या बायर को जरूरत है। कोई चीज़ों में ऐसा रहता है कि बायर को बहुत नीड रहती है कि मेरे को ये चीज़ लेनी है तो कुछ भी करके दे, तो भले फिर उसको 2 पैसे ज़्यादा भी गया ना तो दिक्कत नहीं आती। और ऐसे ही सेलर का भी रहता है, कभी कभी उसको बहुत इमरजेंसी थे पैसे की, तो उसको कैसा फायदा करा के देने का वो भी अपन कर सकते हैं। तो ऐसा दोनों तरफ से ये देखने के बाद फिर उतना फायदा करा के दिया तो इन्वेस्टर कभी अपने को छोड़ता नहीं, क्योंकि वो देखता है कि ये बंदा अपने लिए जान लगा देता है। और दूसरा एक खास बात इसमें एक और है, एक डील था, वो डील के अंदर क्या हुआ कि हमने 2 पेपर नोटिस छोड़े, और तो भी मेरे दिमाग में मेरे को किसी ने बोला कि उसमें ना थोड़ा सा इश्यू है। डीएलआर क्लियर था, कंपाउंड प्रॉपर्टी थी, 7/12 क्लियर था, एवरीथिंग वाज क्लियर, लेकिन तो भी अगल बगल के लोगों ने मेरे दिमाग में कुछ तो भी डाला। तो जो इन्वेस्टर को मैंने लिख के दिया, मैं उसको बोला यार मनीष भाई मेरे को ना संतोष नहीं है इसमें, क्या हुआ? मैं बोला यार उसमें ना ऐसा सुनने को आ रहा है। तो बोले अपन ने यार 2 डॉक्टर को दिखाया है, मतलब एडवोकेट के हिसाब से उसने बोला कि 2 डॉक्टर्स को दिखाया है, तो क्यों इतना टेंशन लेता है? मैं बोला नहीं यार मेरे को थोड़ा सा खटपट लग रही है। तो बोलते हैं कि अरे छोड़ यार, तू छोड़, इतना सोच मत, तू देखेंगे भगवान भी कोई चीज़ होती है। मतलब जिसके पैसे थे उससे ज़्यादा मेरे को टेंशन था कि कुछ तो भी है ऐसा। तो हुआ नहीं कुछ, वो सब सॉफ्टली हो गया, लेकिन तो इतना एथिक्स और इतना खुद का समझ के अगर काम किया ना तो सब अपने पे एकदम फिदा रहते हैं, ऐसा बहुत फिदा रहते हैं। यस, मेरे सारे डील्स में ना मानोगे नहीं कि बायर भी मैं हूँ, सेलर भी मैं हूँ, कोई सब मैं ही लिखता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब बनाता हूँ। सर ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने गाइड किया आज के इस गाइडेंस में, थैंक यू। एंड आप सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारा यूट्यूब चैनल का शॉर्ट्स का चैनल वो भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही हम और स्पीकर्स आपके साथ लाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।